Good morning, everybody. Today we are going to discuss our next topic of your chapter, Manufacturing Industries, that is jute textile. In our last class, we have discussed about the agro-based industries, textile industries, and the cotton textile industries. Okay, and in textile industries, we have discussed about like it is the only sector where it is the only sector after agriculture which is self-reliant and complete in the value chain. And we have discussed about the textiles and the cotton textiles. Today we are going to discuss about the jute textile. Okay, our second type of textile is jute textile industry. It is the second largest, India is the second largest producer and exporter of raw jute and jute goods after बांग्लादेश. देखिए बेटा, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है रॉ जूट का. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, sorry, it is the largest producer, beta. It is the largest producer and the second largest exporter of raw jute and jute goods after Bangladesh. Why it is the largest producer and the second largest? आप बोलोगे मैम largest तो producer है but second largest exporter क्यों है raw jute और jute goods का बांग्लादेश के बाद? बांग्लादेश जो है first लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का, बट इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. दिस बिकॉज इंडिया में जो जूट प्रोड्यूस होता है वो उसकी क्वांटिटी तो ज्यादा होती है. हम जब देखते हैं बेल्स में इसको कन्वर्ट, जो भी टेक्सटाइल है आप जो उसको काउंट करते हो तो वो बेल्स में काउंट करते हो. ठीक है, बेल्स मतलब होती है आपकी ये जो पूरे ऐसे रोल्स बने हुए होते हैं ना, उनको हम बेल्स बोलते हैं. तो इंडिया प्रोड्यूस तो 100 कर रहा है बट उसमें से सपोज खाली 100 बेल्स भी कर रहा है बट उसमें से कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? ओनली 30 एक्सपोर्ट कर रहा है. और जो ऑन द अपोजिट साइड जो बांग्लादेश है वो आपका प्रोड्यूस तो 70 कर रहा है पर वो कितना एक्सपोर्ट कितना कर रहा है? 50. तो इसलिए जो बांग्लादेश है फर्स्ट लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रॉ जूट का और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बेटा कि यहाँ पे मैंने सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर लिख दिया है. ओके, अब समझ आया इंडिया क्यों है? इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का. The first jute mill was set up near Kolkata in 1859. Here again 59 है, not 55. Please pardon me for this silly mistakes of mine. 1859 में रिश्रा में, कोलकाता के पास रिश्रा है. कोलकाता कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में है. कोलकाता के पास एक रिश्रा जगह है, वहां पे सेटअप हुई थी 1859 में. ठीक है बेटा, जो आफ्टर पार्टीशन 1947 में पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो जूट मिल थी इंडिया में रह गई थी बट जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ चला गया था? वो बांग्लादेश में, आज जिसको उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था बट 1970 की जो कुछ लड़ाइयाँ थी उसके बाद उसका नेम बांग्लादेश हो गया. ठीक है, जो जूट की मिल्स हैं वो तो क्या हो गई, वो इंडिया में ही रह गई और जूट प्रोड्यूसिंग जो एरियाज है वो बांग्लादेश में चले गए थे पार्टीशन के बाद. तो ये भी एक मेन रीजन है जो इंडिया के, अब बांग्लादेश के पास कोई मिल्स तो है नहीं जूट की, तो अब बांग्लादेश क्या कर रहा है? जो रॉ जूट है अपना अलग अलग मिल जहाँ पे मिल्स हैं जूट की वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के पास तो यहाँ पे जूट मिल्स है तो वो क्या कर रहा है? यहीं पे प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है. अब आपको समझ में आया क्यों इंडिया जो है लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर भी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है.
because of the two reasons. ठीक है. Next is most jute mills are located in West Bengal near Hooghly River. Hooghly River कौन सी river की distributary है? It is the distributary of the Ganga River. Why most of the jute mills are located in West Bengal near Hooghly River? Because of some of the reasons. Because of its proximity of the jute producing areas. Proximity मतलब it is near to the jute producing area. West Bengal, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के पास में ही है. अगर आप मैप में देखते हैं तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज के बिल्कुल पास में है हुगली रिवर और वेस्ट बंगाल. दैट्स व्हाई. आफ्टर दैट इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है बहुत इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. वहीं पे आपका बे ऑफ बंगाल भी है और हुगली रिवर भी है. तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे क्या है, इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेज. सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज. अब देखिए ब्रिटिशर्स आ चुके थे. ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा बना दिया था. रोडवेज और वाटरवेज की जो मूवमेंट थी वो भी फास्ट हो चुकी थी, इम्प्रूव हो चुकी थी. गुड नेटवर्क चेन जो था काफी अच्छा चेन हो गया था रेलवेज का, रोडवेज का. तो इस वजह से जो है मूवमेंट, जो रॉ मटेरियल मिल्स को चाहिए होते थे वो इजीली क्या है ट्रांसपोर्ट हो जाते थे. नेक्स्ट इज अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. अब रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. तो अब देखिए हुगली रिवर के पास में है और तो रिवर का जो वाटर है, हुगली रिवर का वाटर के हेल्प से यहाँ पे पानी उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है जिससे कि वो रॉ जूट को प्रोसेस कर पाए. नेक्स्ट इज चीप लेबर. अब चीप लेबर, अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो यहाँ पे लेबर जो है चीप रेट्स में, चीप वेजेस में भी वर्क करते हैं. तो अब देखिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जो जगह है यहाँ से लेबर्स आते थे. चीप लेबर्स उनको इजीली मिल जाते थे और वो यहाँ पे वर्क करते थे. ओके. नेक्स्ट, कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर provide banking, insurance, and port facilities for export of jute goods. As you all know, Kolkata is one of the metropolitan cities. तो अर्बन सेंटर होने के कारण यहाँ पे और भी जो दूसरी फैसिलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गई, पोर्ट फैसिलिटीज. यहाँ अब वाटर ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है तो पोर्ट फैसिलिटीज हो गई. तो इससे जो जूट गुड एक्सपोर्ट होते हैं इसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है और फैसिलिटीज भी ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं. अब बेटा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन जो है, सपोज क्वेश्चन आ गया व्हाई जूट मिल्स आर लोकेटेड नियर हुगली रिवर. तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में तीनों ही उसमें प्रपोर्शन में मिल सकता है कि 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 में या 5 में भी. तो इसको हमें कैसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो कोई भी आप एक या दो इसके रीजंस बता देंगे कि जो बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया और इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग. एंड अगर 3 मार्क्स में भी देते हैं तो देयर आर 6 सफिशिएंट पॉइंट्स कि आप आराम से इनको लिख दें. बट वही अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, जितने भी मैंने ये हेडिंग्स लिखे हैं, ये वाले पॉइंट्स लिखे हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे. मैं आपको बाद में जैसे एज ए नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी. तो उसमें लिखा हुआ होगा, सपोज अब जैसे प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. बिकॉज इट इज near the jute producing areas, it is suitable for mills to take the raw materials from there. And just like that आप इनको थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि क्या होगा आपका 5 मार्क्स के जितना सफिशिएंट आंसर आ जाएगा. आई विल टेल यू लेटर गाइस कि कैसे आपको ये एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज challenges to jute textile industries. क्या क्या challenges हैं जो jute textile industries को face करने पड़ रहे हैं? There are several challenges which are faced by jute textile industries. And what are these? Some of these are stiff competition in the international market from synthetic substitutes.
अब सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट भी आ चुके थे मार्केट में जो जूट से काफी चीप पड़ते थे। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में जो है बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन था, बहुत हाई कंपटीशन था फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो बहुत चीपली क्या है अवेलेबल हो जाता था। नेक्स्ट इज competition from international competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines and Thailand. कंपटीशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे कि बांग्लादेश आपको मैंने बताया ही है, बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस और थाईलैंड के साथ बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और उसके बाद है हाई कॉस्ट, जूट को प्रोसेस करने में और जूट गुड्स को कन्वर्ट करने में, जूट गुड्स को बनाने में बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग जाती है अब इसका जूट को प्रोसेस करके फिर पहुंचाने तक। तो these are some of the challenges faced by the jute textile industry in India. नेक्स्ट इज नेशनल जूट पॉलिसी 2005। गवर्नमेंट ने 2005 से एक नेशनल जूट पॉलिसी लेकर आई। क्या था इस नेशनल जूट पॉलिसीज में, आप देखेंगे it had increased internal demand for jute because government had made it mandatory or necessary to use jute for packaging. अब इंटरनल डिमांड, इंडिया में भी जो जूट की डिमांड थी इंक्रीज हो गई थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था कि आपको, जैसे कि वीट के, आप सबने देखे होंगे वीट जो वीट के अगर आप क्विंटल्स में लेते हो तो बहुत बड़े बड़े जूट के कट्टे होते हैं, ठीक है, जूट के आप बोल सकते हो कि थैले होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े। तो जूट के पैकेजिंग के लिए जूट का यूज करना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था, कंपल्सरी कर दिया था। और इस वजह से अब जो ये रिटेलर्स है या जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उनको यूज करने के लिए जूट का ही इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। नेक्स्ट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड इंश्योर प्राइजेस टू जूट फार्मर्स। नेशनल जूट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जूट का प्रोडक्शन इंक्रीज करें और जो जूट फार्मर्स थे उनको उसकी सूटेबल प्राइस जो है वो हम दे सकें, ठीक है। जूट फार्मर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे क्योंकि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आपको बताया ही था, सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से जूट की जो डिमांड थी वो कम हो रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए एक नेशनल जूट पॉलिसी लाई जिससे कि जो फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे वो एक्सप्लॉइट ना हो, उनको जूट फार्मर्स को क्या है गुड प्राइजेस मिले, ठीक है। नाउ बेटा जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, मार्केट्स हैं जहाँ पे इंडिया अपना जूट प्रोडक्शन, जूट की जो जूट जो है करती है, वो कौन कौन से हैं? दैट इज यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और नेशनल की एक और ऑब्जेक्टिव था, जैसे जैसे कि आपका ये वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबली इन्वायरमेंटल कंसर्न, ग्लोबल कंसर्न आते जा रहा था, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज करने का क्या है, जैसे कि यूसेज बताया जा। अब जैसे कि 1994 में आपका रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, तो उसमें से वन ऑफ द ये भी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बायोडिग्रेडेबल यूज करें, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? जो अर्थ को विदाउट हार्म, अर्थ को कोई हार्म किए बिना क्या कर सकते। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो एक और जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड वाइड की ग्लोबल कंसर्न के वजह से क्या हो रहा था, जूट फार्मर्स, जूट का यूसेज भी जो है इंक्रीज हो गया था क्योंकि जूट इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और ये इस वजह से जूट जो है जो जूट के प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगे। नाउ आवर नेक्स्ट agro-based industry, and one last agro-based industry which we are going to study in this chapter is sugar industry.
नेक्स्ट लास्ट टू जो हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ी थी वो कौन सी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी. फर्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल एंड सेकंड इज जूट टेक्सटाइल एंड दिस इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज. ठीक है, फूड इंडस्ट्री है. इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. इंडिया सेकंड वर्ल्ड वाइड सेकंड प्रोड्यूसर है शुगर का. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ जैगरी एंड खंडसारी. खंडसारी आप जो घर पे शक्कर आपके मोस्टली हमारे घरों में शक्कर, हमारा जो राजस्थानी फूड है लाइक बाजरे की रोटी एंड ऑल, इसके साथ हम शक्कर खाना प्रेफर करते हैं. तो ये जो शक्कर, खंडसारी शक्कर को ही बोला गया है. वर्ल्ड वाइड जो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जैगरी, दैट इज गुड़ और खंडसारी का. The raw materials used in this industry is bulky and in haulage. इट सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. अब देखिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो बहुत ज्यादा, ये हैवी इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बहुत ज्यादा बल्की होता है और इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाने में जो है उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, जैसे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको ट्रांसपोर्ट करके अगर जितना दूर लेके जाते हैं या फिर जितना हार्वेस्टिंग के बाद जितना लेट उसको यूज करते हैं उतना ही उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, उसका जो मीठापन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, हॉलेज का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, that's why industry should be situated near sugarcane producing areas. Okay, इसलिए जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली शुगरकेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में ही क्या करती है, सिचुएटेड होती है. और 60% मिल्स जो है हमारे इंडिया की वो कहाँ पे है, दैट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. ठीक है, these areas are also known as the greenery land, क्योंकि यहाँ ये लैंड जो है बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे जो है मोस्टली 60% शुगर इंडस्ट्रीज जो है शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज है और 60% मिल्स जो है आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है. As you all know, this is सीजनल इन नेचर. शुगर केन जो है सीजनल है. ठीक है, सीजनली ही ग्रो करता है. दैट्स व्हाई इट इज आइडियली सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. अब आप बोलोगे मैम कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ही क्यों आइडियली सिचुएटेड है, हम कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर भी तो इसमें वर्क कर सकता है. It is situated because of its seasonal nature, it is ideally situated to the cooperative sector and some of more reasons are. एक तो सीजनल आपको मैंने बता ही दिया. अगर एक फार्मर है, अगर उसको अपना शुगर केन उसने हार्वेस्ट कर लिया और उसके बाद उसको अगर अपने शुगर केन्स को क्या करना है अपने साल भर की, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पेरिशेबल गुड और सीजनल है, तो जो फार्मर है उसको अपने साल भर की जो इनकम है इसी से निकालनी है. तो इससे क्या होगा, फार्मर को सेल आउट भी करना पड़ेगा केन इंडस्ट्री को. बट ये फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक हेडेक जैसा काम हो जाएगा. तो इसलिए फार्मर जो है वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ही, अगर हम शुगर केन इंडस्ट्रीज जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में ही हो तो सूटेबल होता है. कोऑपरेटिव सेक्टर आप सबको मैंने बताया है कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है. कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स व्हिच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और वर्कर्स. ओके, एंड सेकेंड रीजन क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर में, क्यों कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए क्यों सूटेबल है, बिकॉज जितने ज्यादा इंटरमीडियरीज होंगे, मीडिएटर्स होंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी. अब जैसे अगर सपोज अब फार्मर है, फार्मर के बाद अब ट्रांसपोर्ट में भी चला गया, ट्रांसपोर्ट के बाद अब वो इंडस्ट्री को भी कोई केन इंडस्ट्री को बेच रहा है, वो केन इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को बेच रहा है, मार्केटिंग हो गया. तो ये सारी चीजें क्या है, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट जो है कॉस्ट जो होगी हमारी शुगर की वो लास्ट में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. दैट्स व्हाई अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में है तो जो कॉस्ट है हमारी वो भी इंटरमीडियरीज कम होंगे और कॉस्ट भी कम होगी. And one more reason, sugarcane, as you all know, is a perishable crop. Okay, so जितना ज्यादा हम उसको स्टोर करके रखेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होगा. आपको मैंने पहले पॉइंट में भी बताया है.
ये बल्कि है और एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। जितना ज्यादा हम रखेंगे और जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट करके गुड्स को हम लेके जाएंगे, मतलब उसका सुक्रोज लेवल जो है रिड्यूस होगा। सुक्रोज लेवल रिड्यूस होगा तो चीनी उतनी ही कम मीठी होगी और उसमें ज्यादा शुगर केन्स की जरूरत होगी उसको बनाने के लिए। Okay, now increase in number of mills in southern and western states, especially in Maharashtra, because अब नंबर ऑफ मिल्स जो है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। वाई? बिकॉज और जो स्पेशली है महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज The cane produced here has a higher sucrose content. यहाँ पे जो शुगर केन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, आप बोल दो कि यहाँ वहाँ की जो सॉइल है या फिर जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, तो दैट्स वाई जो केन प्रोड्यूस हो रहे थे वहाँ पे उसका जो सुक्रोज कंटेंट था बहुत ज्यादा कंटेंट है सुक्रोज का। तो इसलिए भी महाराष्ट्र में और सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जो है शुगर केन्स को की प्रोडक्टिविटी और शुगर केन की प्रोडक्शन इंक्रीज की गई। The cooler climate also ensures a longer crushing season. अब देखिए जो हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, यूपी बिहार वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो सीजन है वो थोड़ा कैसा रहता है, हॉट है, ह्यूमिड है। बट ये जो सदर्न पार्ट है हमारा, इन वेस्टर्न और सदर्न पार्ट है, वहां का जो एरिया है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स काफी कूलर क्लाइमेट है। तो अगर कूलर क्लाइमेट के वजह से जो ये क्रशिंग सीजन है, क्रशिंग सीजन मतलब क्या हो गया, हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो लॉन्गर है, मतलब बहुत हार्वेस्टिंग सीजन ज्यादा चलता है बिकॉज ऑफ द कूलर क्लाइमेट। सो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, तो ड्यू टू इट्स फेवरेबल कंडीशन, और इफ यू वांट टू राइट इट्स reasons, you can also write its reason according to the जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। Now next, there are some challenges to sugar industries, और क्या challenges हैं? First challenge is seasonal nature of the industries. Very first seasonal nature है, मतलब साल में बस 3-4 महीने तक के ही क्या होता है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए केन प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो और पूरे साल भर के लिए हमें शुगर को प्रोड्यूस करना है और फार्मर को भी अपनी इनकम इसी 3-4 महीने में अपने जो केन फार्मर्स हैं उनको इसी में निकालना होता है। तो सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस टू द शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, अब शुगर केन तो प्रोड्यूस हो रही है बट हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड है और इनएफिशिएंट है, जिससे कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए या जितने टाइम पे हम जितना सपोज हम एक दिन में खाली 10 किलो ही चीनी बना पा रहे हैं और हम अगर थोड़े एफिशिएंट मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करें तो हम कितना शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, 100 केजीज बना सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड्स जो है प्रोडक्शन के उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है शुगर इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट डिलेज। डिलेज इन ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कि ट्रांसपोर्ट जो है केन इंडस्ट्रीज तक, जो केन्स है शुगर केन्स जो लेके जाते हैं फैक्ट्री तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं, डिले हो जाता है। और आप सबको पता है, अगर मैंने अभी आपको बताया शुगर केन का जितना ज्यादा टाइम हार्वेस्टिंग के बाद जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको मिल्स तक पहुंचने में, और जितने टाइम तक हम उसको रखेंगे उतना ही टाइम में उसका क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट टाइम के साथ साथ सुक्रोज कंटेंट कम होता रहता है। तो ट्रांसपोर्ट डिले भी क्या है, एक वन ऑफ द मेजर चैलेंज है शुगर इंडस्ट्री के लिए। ये तीनों तो बहुत इजी थे। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज यूज ऑफ बैगेज। अब आप बोलोगे बैगेज क्या होता है मैम?
बैगेज मीन्स आपने जो, आप इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो आप सबने गन्ने का जूस पिया होगा। अब गन्ने का जूस निकलते हुए भी देखा होगा। जब गन्ने का जूस निकलता है उसके बाद जो गन्ना है, आपका जो शुगर केन है, उसका जो वेस्ट रह जाता है, उसका जो ट्रैश रह जाता है ना, जिसमें से सुक्रोज सारा निकाल लिया हमने, जूस निकाल लिया और वो बस ट्रैश रह जाता है, दैट इज नोन एज बैगेस। तो ये जो बैगेस है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम हम बैगेस को यूज कर सकें, ये भी एक क्या है, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक मेजर चैलेंज है शुगर इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि वो क्या है, अब उसको शुगर इंडस्ट्रीज में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, बैगेस वगैरह का यूज हो जाते हैं, या फिर जो भी उस शुगर केन का यूज कर रहा है वो उसको जला देते हैं। अब उसको जला देंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट कंसर्न है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो हम बैगेस का यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं कि बैगेस से बने हुए प्लेट्स यूज कर सकते हैं, उससे हम बास्केट्स बना सकते हैं, और या फिर बैगेस का यूज करते हुए हम कंपोस्ट बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो गया आपका, ऑर्गेनिक खाद हो गई। तो हम बैगेस का हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी तक क्या कर रहे हैं, बैगेस का यूज नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, ये एक मेजर चैलेंज है शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनको क्या है, ये सारा का सारा बैगेस डंप करना पड़ रहा है या जलाना पड़ रहा है। ओके, सो दीज आर 4 major challenges faced by the sugar industries. Now class, if you have any doubt regarding our today's topic, you can ask me. Please do raise your hands if you have any problem. This is all about today, and we have today we had discussed about jute textile industry and sugar industries. Please read the chapter very carefully, and if you face any problem, you can ask me. And जो आपका क्वेश्चन था फर्स्ट जूट मिल वाला, वो वैसे 1859 ही है उसका आंसर, बट फिर भी आपकी एनसीईआरटी में दो डिफरेंट प्रोडक्शन में मतलब 2 डिफरेंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन में 2 डिफरेंट ईयर्स मेंशन किए गए हैं, इसलिए मैं आपको श्योर होके कल बताऊंगी कि कौन सा है आपकी जूट इंडस्ट्री फर्स्ट इस्टेब्लिश कहाँ हुई थी। वैसे रिश्रा 1859 में ही हुई थी फिर भी। Okay, thank you everybody for joining the class. Please take care of yourself and do read the chapter.